हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पर हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की, और जिसमें हमने नर जनन अंग देख लिया था पिछली क्लास में, पिछले हफ्ते। और पुंकेसर जो हमने बात करी थी, सारी चीजें देख ली थी। परागकण का निर्माण देख लिया था, परागकण की संरचना देख ली थी, परागकण के फायदे, परागकण के नुकसान, ये सारी चीजें हमने देखी थी पिछले हफ्ते इस अध्याय में। ठीक है, आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिनों में हम 12th का पार्ट पढ़ते हैं, 12वीं का अध्याय पढ़ते हैं, और आखिरी 3 दिनों में 11वीं का अध्याय पढ़ते हैं। ठीक है, और 12वीं का जो अध्याय हमारा चल रहा है वो ये चल रहा है, कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे हैं जो आ गए हैं। उपाध्याय, स्वाति, पॉली, वैभव, बहुत ही बढ़िया बेटा। फ्यूचर डॉक्टर, VKM मैक्स्ड, महेश्वरी, काजल सेन, रिया मीना, कोमल भारती, रिंशल, रंजना, महबूब, डॉक्टर ऋतिक, अंकित, काजल, रंगोली, प्रियंका, सर्वेंद्र, वर्तिका, निखिल, सनी, साक्षी, राकेश राव, बहुत ही बढ़िया। दिशा, स्वाति, वैभव, उपाध्याय, बहुत ही बढ़िया। मोनू कुमार, राजा, रजनीश, बाबू, मुस्कान, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, गुड आफ्टरनून है जी आप सभी को, नमस्कार है, वेलकम बैक है जी। आगे चलते हैं बेटा जी। यहाँ पर एक सूचना जो आपको देनी है, नीट 2022 का VIP कोर्स, विजेता कोर्स चालू हो चुका है बहुत पहले से, जिसमें आपको 2 टीचर एडवांटेज मिलता है, जिसमें एक टीचर आपके रिकॉर्डेड मैनर में लेक्चर्स भेज रहे हैं आपके पास, और दूसरा टीचर आपके डाउट्स को सॉल्व कर रहा है। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, स्ट्रक्चर तरीके से होएगा, सब कुछ चीजें मिलेंगी इसमें। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं अपनी बात को, या जो ऐप पर है उनके पास एक पोल आएगा, आप पोल का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। मालूम है जी, मेरा कर्तव्य है बेटा ये बताना। हाँ जी, जो बच्चे नए आते हैं उनको बताना जरूरी होता है। चलो जी, चलें आगे जी। गुड आफ्टरनून है जी आप सभी को, MBBS एम, प्रियंका, फ्यूचर, अंकित, उपाध्याय, सभी को। हाँ जी, खुशहाल, वेरी गुड खुशहाल, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया खुशहाल, वेल डन। चलो आगे चलते हैं बेटा जी। आगे चलने से पहले आपको पता ही है हम पुंकेसर पढ़ चुके हैं, तो उससे संबंधित इस चैप्टर में पुंकेसर हम पढ़ चुके हैं, यानी नर जनन अंग हम पढ़ चुके हैं, तो उससे संबंधित क्या आने वाला है? क्विज आने वाला है। तो आज जल्दी ही लेकर आ गया हूं क्विज। बताएं, आर यू गाइज रेडी? रेडी हैं आप सभी? लेकर आ जाएं बेटा जी, क्विज लेकर आ जाएं। चलें, पढ़ाइए सर, पहले एक बार क्विज कर लो फिर पढ़ा भी लेंगे, है जी? ठीक है MBBS एम। चलिए बेटा, पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, सोच समझ कर करिएगा, गलती मत करिएगा। प्रश्न को देखिएगा, 30 सेकंड का समय मिलता है, 30 सेकंड्स का, करिएगा आराम से। पहला, बेमेल जोड़े का चयन करना है। कौन सा बेमेल है? लघु बीजाणुधानी परागकोश है, गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय है, परागकण नर युग्मक है, भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद है। सोच समझकर करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। गलत जोड़ा जो है वो चयन करना है आपने उसका। कर दी ना चंद्रकांत लवनिया गलती, काजल सेन गलती, विशाल राजपूत कर रहे हो गलती, मुस्कान कर रहे हो गलती, क्यों कर रहे हो गलती? दूसरा प्रश्न, एक पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? चलिए जी, इसका भी समय समाप्त हो चुका है। आइए बेटा जी, एक बार पहला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सीरियसली पढ़ नहीं रहे हैं। मुफ्त में जब कोई चीज मिलती है ना तो ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं आप लोग, हैं जी? ऐसा ही है क्या? चलो, तो बेमेल जोड़े का चयन करना था। कौन सा इसमें से जोड़ा जो है वो सही नहीं है? आप इतना तो दिमाग लगाएं, पुंकेसर पढ़ा था, परागकण पढ़ा था, परागकण आपको बताया था परागकण क्या होता है, नर युग्मक होता है कि नर युग्मकोद्भिद होता है। साफ साफ शब्दों में बोला था, साफ साफ शब्दों में बोला था, साफ साफ, कि नर युग्मक होते हैं दो, किसके अंदर? परागकण के अंदर। परागकण नर युग्मक नहीं होता, परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। बोला था कि नहीं बोला था? सोचिए,
वो बच्चे जो सीरियसली सुन रहे हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, उनको पता होगा, है ना। साफ साफ बोला था, नर युग्मकोद भिद होता है कौन? परागकण। नर युग्मक नहीं होता, मेल गैमेटोफाइट होता है कौन? पॉलन ग्रेन। मेल गैमेट नहीं होता है, उसके अंदर मिलते हैं मेल गैमेट। तो याद आ रहा है? कुछ ऐसा बताया था। तो जरा सोचिए, परागकण नर युग्मक दे रखा है, परागकण नर युग्मक नहीं है, परागकण नर युग्मकोद भिद है, और बेमेल जोड़ा पूछा था, यानी गलत जोड़ा पूछा था। ये आंसर है सी। बताओ जी। स्वाति वेल डन, वेरी गुड बेटा जी। दिशा वेरी गुड, ये था आंसर। अब आप में से कईयों ने भारी मिस्टेक कर दी है। क्या? ये लगाया, कईयों ने ये लगा दिया, कईयों ने ये लगा दिया। ये तो आप जानते हैं परागकोश जो है लघु बीजाणुधानी है कि नहीं है? यस, परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी नहीं थी। पुंकेसर लघु बीजाणुपर्ण बोला था। 3 चीजें लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, नीट में प्रश्न आता है। 3 चीजें क्या? पुंकेसर के आगे लिखो लघु बीजाणुपर्ण, परागकोश के आगे लिखो लघु बीजाणुधानी, और परागकण के आगे लिखो नर युग्मकोद भिद। ये 3 चीजें लिख लो, लिख लो। और ऐसा भी बोला था कि लिख लो, पिछले लेक्चर्स में बोला था। ठीक है, तो कृपया करके लिखा करो। पढ़ाई करने आते हो, सीरियसली पढ़ा करो मेरे भाई, मजाक थोड़ी ना चल रही है ये। दूसरा, एक पूर्ण विकसित नर युग्मकोद भिद। अब नर युग्मकोद भिद कौन है? परागकण, जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। अब जब विकसित हो चुका है तो उसके अंदर 2 तो नर युग्मक है। कौन? जनन कोशिका, और एक कौन थी? कायिक कोशिका। टोटल है 3 कोशिका, प्रत्येक कोशिका के अंदर 1 केंद्रक। टोटल कितने केंद्रक? सीधी सी बात है, 3 केंद्रक। ये पूछा था, ये पूछा था। 3 केंद्रक है क्योंकि 3 कोशिका है। किसमें? पूर्ण विकसित नर युग्मकोद भिद। अब नर युग्मकोद भिद कौन था? परागकण था। बताओ जी, इसमें कहां गलती कर दी है जी? अब वो बच्चे जो कहते हैं सर इजी थे प्रश्न, बताओ आज का इजी था क्या? कईयों का 1 सही है, कईयों के दोनों सही है, कईयों के दोनों गलत है। ठीक है, तो कृपया करके गलती ना करें बेटा जी, बिल्कुल भी गलती ना करें जी। प्रियंका मैम, बिल्कुल कराया जाएगा। चलें आगे, आइए बेटा अब आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, हम यहां पर बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते हमने स्टार्ट किया था कौन सा? मादा जनन अंग पढ़ना, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी? स्त्री केसर की। इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अब कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है ये जो स्त्री केसर यहां पर दिखाया गया है ये कौन से पादप का है? कोई भी बच्चा बताना चाहेगा ये कौन से पादप का है स्त्री केसर? सर 12th एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं जी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यस, क्या बात है विशाल, अनामिका, खुशहाल, वैभव, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है भरत, अर्चना। यानी आप लोगों ने ये पेड़ देखा है, कौन सा? हिबिस्कस, गुड़ल, चाइना रोज इसको बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? हिबिस्कस बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं, गुड़ल बोलते हैं। आप सभी ने ये देखा हुआ है, बहुत अच्छे से देखा हुआ है ना। चल आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, बात कर रहे हैं यहां पर स्त्री केसर की। अब आपने जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये, ध्यान से सुनिएगा। पुंकेसर क्या था? अभी अभी मैंने बोला था 3 चीजें लिख लेना, नीट में प्रश्न बनता है। पुंकेसर कौन था? कौन था? याद करिए, लघु बीजाणुपर्ण थी ना? बोला ना लिखने के लिए, बोला था ना, लघु बीजाणुपर्ण थी। कौन? पुंकेसर। स्त्री केसर कौन है? याद रखना, गुरु बीजाणुपर्ण है। कृपया करके लिख लीजिएगा, कृपया करके रिक्वेस्ट है, लिख लीजिए इस चीज को। नहीं लिखेंगे तो नुकसान है, लिखेंगे तो फायदा है। याद रखिएगा इस चीज को। पुंकेसर लघु बीजाणुपर्ण, स्त्री केसर गुरु बीजाणुपर्ण। सिंपल। चले आगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं। पुंकेसर किससे बना हुआ था? आप बोलेंगे सर 2 चीज से। मैंने कहा क्या क्या? आपने बोला सर आपने बोला सर परागकोश और पूतंतु। मैंने कहा ठीक है। यहां पर स्त्री केसर किससे बना हुआ है? सर 3 चीज से। क्या क्या? सर वर्तिकाग्र, सर जी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय।
पुंकेसर, परागकोश, तंतु, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। मैं बार बार लिखूंगा यहां पर स्त्री केसर को, क्या? गुरु, बीजाणु, पर्ण। बार बार लिखूंगा, याद रखना इस चीज को। स्त्री केसर कौन है? गुरु, बीजाणु, पर्ण है, भूल मत जाइएगा। बार बार लिख रहा हूं, तुलना करिएगा, याद रखना। पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण, स्त्री केसर गुरु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर में जो परागकोश जो था, जिसमें 4 क्या परागकोश क्या है? लघु बीजाणु धानी। कितनी मिल रही थी? 4। अब सर यहां पर क्या मिलेगी? गुरु बीजाणु धानी। अब कौन है गुरु बीजाणु धानी देखेंगे, उससे पहले हमने बोला स्त्री केसर के 3 भाग है। कौन कौन है सर? वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। हमने बोला ठीक है जी, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये वर्तिकाग्र क्या करती है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पॉलिनेशन नाम की कोई प्रक्रिया होती है, परागण नाम की कोई प्रक्रिया होती है, जिसमें परागकण आते हैं। परागकोश जब फटता है, उससे जो परागकण निकलते हैं वो आते हैं, किसके ऊपर आकर बैठते हैं? सर ये वर्तिकाग्र के ऊपर आकर बैठते हैं। यानी ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक स्थान है, ये एक जगह है जो ग्रहण करता है किसको? परागकण को। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल। वर्तिकाग्र किसको ग्रहण करती है? परागकण को, बस। नेक्स्ट वर्तिका, सर ये एक पतली सी लंबी सी डंडी है, पतली सी लंबी सी डंडी है। मैंने कहा हां जी बिल्कुल डंडी है। अब इस डंडी से होते हुए जब ये परागकण अंकुरित होता है तो इस परागकण से निकलती है क्या? परागनलिका, जो इस डंडी से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है। तो हमें सिर्फ वर्तिका में ये याद रखना है, वर्तिका स्थान दे रही है। क्या दे रही है? जगह दे रही है, रास्ता दे रही है, किसको जाने का? परागनलिका को जाने का, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिंपल सिंपल शब्दों को सिंपल तरीके से याद रखना। ये क्या दे रही है? स्थान दे रही है, जगह दे रही है, किसको? परागकणों के ठहरने का, आकर रुकने का। ये क्या कर रही है? ये जगह दे रही है, रास्ता दे रही है। जब परागकण अंकुरित होएगा तो उससे परागनलिका निकलेगी, वो इससे होती हुई जाएगी। मेन चीज क्या है? मेन है ये अंडाशय। मेन कौन है यहां पर? अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर क्या मिलते हैं बेटा? इस अंडाशय के अंदर मिलते हैं बीजांड। कौन मिलते हैं इस अंडाशय के अंदर? बीजांड मिलते हैं, जो अभी हम देखने वाले हैं। बताएं, यहां तक कि सर वर्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, वर्तिकाग्र को बोलते हैं बेटा जी स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, सिंपल। और इसके अंदर क्या मिलता है? अंडाशय के अंदर क्या मिलता है सर? इसके अंदर मिलता है बीजांड। क्या मिलता है इसके अंदर? बीजांड मिलता है। ठीक है, और बीजांड को हम बोलते हैं क्या? ओव्यूल। सिंपल सी बात थी, सिंपल सी संरचना थी, बस। ठीक है, चलें आगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चले, अब आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं, ये जो स्त्री केसर जो होता है, ये क्या बनाता है? जैसे याद करिए, पुंकेसर मिलकर क्या बनाए थे सर? पुमंग बनाए थे। पुमंग क्या था सर? समूह था, किसका? पुंकेसर का। था कि नहीं था? था कि नहीं था? ये चैप्टर ना टफ नहीं है, लेंदी है, ये बोलूंगा। ये चैप्टर जो है ये टफ नहीं है, ये लेंदी है, चीजें भूल जाते हैं, तो बार बार रिवीजन करना। पुंकेसर का समूह, कई सारे पुंकेसर मिलकर क्या कहला रहे थे? पुमंग। अब आप ये पूछेंगे सर एक पुष्प में स्त्री केसर जो होते हैं ये कितने होते हैं? एक होता है, मतलब कि एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिलकर एक स्त्री केसर। अच्छा, स्त्री केसर को हम अंडप भी बोलते हैं। स्त्री केसर को हम क्या बोलते हैं? अंडप। आप बोलेंगे सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्त्री केसर को? अंडप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। ठीक है, और गुरु बीजाणु पर्ण को हम बोलते हैं मैक्रोस्पोरोफिल। तो मैं यहां पर अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिख रहा हूं, ताकि आपको दोनों तरीके से वर्ड्स याद रहें। क्या क्या? पिस्टिल बोल दो, कार्पल बोल दो, किसको? स्त्री केसर और अंडप को। हमने इन दोनों को, एक ही चीज है, इनको हमने एक और नाम दिया, क्या? गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है, गुरु बीजाणु पर्ण को हमने अंग्रेजी में बोला मैक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अब हमने बोला कि भैया स्त्री केसर अंडप जो होते हैं, क्या ये भी समूह में मिलते हैं या एक पुष्प में अकेला मिलेगा? क्या एक अंडप मिलेगा एक पुष्प में, या कई सारे अंडप मिल सकते हैं पुष्प में?
है ना। क्या स्त्री केसर का समूह जायांग बनाता है? यस, क्या बनाता है? जायांग, जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। क्या ये एक पुष्प में एक मिलता है या एक से ज्यादा मिलते हैं? तो बेटा जी यहां पर ध्यान से देखिएगा, इधर परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है यहां पर 2, आप बोलेंगे सर 3 है, रुको, ये परिस्थिति क्या दिखाई दे रही है? आपने बोला सर एकांडपी। क्या बोला आपने? एकांडपी। एकांडपी मतलब एक अंडप, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय। मैं अंदर बीजांड की संख्या नहीं बता रहा कि बीजांड एक है कि कई सारे, मैंने सिंपल सी बोली एक बात कि एक अंडप मिल रहा है, एक स्त्री केसर मिल रहा है, एक कार्पल मिल रही है या एक पिस्टिल मिल रही है। ठीक है, सिंपल। एक पुष्प में एक अंडप मिल रहा है। ठीक है सर। क्या सर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? यस, एक अंडप मिलेगा तो एकांडपी, अगर कई सारे मिलेंगे तो उसे हमने बोला बहुअंडपी, मल्टीकार्पल। मल्टीकार्पल, इसको हमने बोला यूनिकार्पल या मोनोकार्पल। मोनोकार्पल, अंग्रेजी में लिख देता हूं मोनोकार्पिलरी। ठीक है, तो मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पल, एक अंडपी, एक स्त्री केसर मिलता है किसमें? ज्यादातर पुष्पों में। लेकिन बहुअंडपी परिस्थिति भी हो सकती है, यानी एक से ज्यादा अंडप भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्त्री केसर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक से ज्यादा अगर होते हैं तो ये भी 2 परिस्थिति में मिलते हैं। क्या? या तो ये सारे के सारे फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, या ये अलग अलग रहेंगे। क्या बोला? या तो ये सारे के सारे फ्यूज हो जाएंगे या ये अलग अलग रहेंगे। अगर बहुत सारे अंडप मिल रहे हैं, बहुत सारे स्त्री केसर मिल रहे हैं और अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो ये परिस्थिति क्या कहलाती है? युक्तांडपी यानी सिनकार्पस। और अगर ये अलग अलग हैं, अगर ये अलग अलग हैं तो इसको हम बोलते हैं वियुक्तांडपी यानी एपोकार्पस। बताएं यहां तक की बात आपको समझ में आई? अभी मैं उदाहरण भी बता दूंगा। यहां तक की बात क्या आपको समझ में आई या चीरते हुए चली गई? बातें मत करिएगा बेटा जी, जल्दी से बताएं। युक्तांडपी, वियुक्तांडपी ये किसके प्रकार हैं? बहुअंडपी के प्रकार हैं। सर वियुक्तांडपी और बहुअंडपी में क्या अंतर है? अरे बुद्धू सर लाल पट्टी हटा दीजिए, एक बार लाल पट्टी हटा दीजिएगा, रेड लाइन आ रही है वो हटा देता हूं। ठीक है, देखिए सिंपल, एक पुष्प में अगर एक स्त्री केसर है, स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या बोला? अंडप। हमने क्या बोला? एक पुष्प है जिसमें केवल एक स्त्री केसर, ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प है। ठीक है, इस पुष्प में केवल एक अंडप है, यानी एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिलकर एक स्त्री केसर। एक स्त्री केसर बोल दीजिए, एक अंडप बोल दीजिए, परिस्थिति क्या? एक अंडपी। ठीक है सर। अब मैंने बोला किसी पुष्प में कई सारे हैं, एक पुष्प में कई सारे आपके क्या है? अंडप है। यहां पर भी कई सारे हैं। इन दोनों परिस्थितियों को हमने बोला बहुअंडपी। लेकिन दोनों परिस्थितियों में अलग क्या था कि सब यहां पर जुड़ गए हैं और यहां पर अलग अलग हैं। अगर जुड़ जाएंगे कई सारे अंडप तो युक्तांडपी, अगर अलग अलग होंगे तो वियुक्तांडपी। खत्म। सर जी देखने में दोनों समान है। अरे बुड़बक, कहां से देखने में समान लग रहा है? ये एक अंडप, ठीक है, ये दूसरा अंडप, फ्यूज नहीं हुए हैं, ये जुड़े नहीं हैं। ठीक है जी, और इनके पीछे ये तीसरा अंडप होगा। लो जी, ये 3 अलग अलग हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ये मेरी 3 उंगलियां हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना, लेकिन मिल तो एक ही हाथ पर रही है। अगर ये तीनों फ्यूज हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो ये परिस्थिति। ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे सर इसमें तो सर ये तो वर्तिकाग्र तो अलग अलग हैं, वर्तिका अलग अलग है, आपने तो अंडाशय को फ्यूज किया है। ये अंडाशय जो है, इनके अंडाशय जुड़ गए हैं, लेकिन वर्तिकाग्र और वर्तिका तो अलग अलग है।
है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ परिस्थितियां आपको दिखाने वाला हूं, सोच समझकर मुझे बताइएगा, देखिएगा ध्यान से। ये मान लो एक अंडप है, एक अंडप, ये दूसरा अंडप है और ये तीसरा अंडप है। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये तीनों एक दूसरे से फ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये परिस्थिति देखना, ये परिस्थिति देखिएगा। यहां पर ये वर्तिकाग्र थी, एक और वर्तिकाग्र थी, एक और वर्तिकाग्र थी। सर तीनों वर्तिकाग्र क्या हो गई हैं? फ्यूज हो गई है, जुड़ गई है। वर्तिका वर्तिका वर्तिका, सर ये वर्तिका भी फ्यूज हो गई है। अंडाशय अंडाशय अंडाशय, ये भी अंडाशय क्या हो गए? फ्यूज हो गए। ये तो साफ साफ लग रहा है कि सर यहां पर तीनों भाग फ्यूज हो गए हैं, यहां पर तीनों भाग अलग अलग है। यानी ये क्या है सर? ये वियुक्तांडपी है और सर ये युक्तांडपी है। अब सुनिएगा, ये तो समझ में आता है सर, ये अंडप ये अंडप ये अंडप तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, यहां पर तीनों अंडप जुड़ गए हैं। ये तो सर समझ में आ गया। और इधर देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली परिस्थिति देखो, इस परिस्थिति को देखो और सोच समझकर मुझे बताओ, सर वर्तिकाग्र अलग है। मैंने कहा हां जी बिल्कुल अलग है। सर वर्तिका भी फ्यूज नहीं हुई है, वर्तिकाग्र भी फ्यूज नहीं है, लेकिन अंडाशय फ्यूज हो गया है। मैंने कहा हां बिल्कुल हो गया है। एक और परिस्थिति देखो, अगर लाल पट्टी आ रही है तो हटा देंगे, एक बार हटा दीजिएगा, ठीक है। एक चौथी परिस्थिति और देखिएगा बेटा जी, यहां पर हाँ जी, एक चौथी परिस्थिति और देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों परिस्थितियों को देखो और सोच समझकर मुझे बताओ। इसको मैं 1 दे रहा हूं और इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं। आप मुझे बताओ 1 कौन सा है, युक्तांडपी है कि वियुक्तांडपी है, और 2 कौन सा है, युक्तांडपी है कि वियुक्तांडपी है? सोच समझकर मुझे बताइएगा। हाँ जी, देखते हैं किसके दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई है, बताएं जरा 1 क्या है यहां पर? बताओ बताओ बताओ। सर 2 जो है वो है वियुक्तांडपी। वेरी गुड। कौन है ये? शॉर्ट्स फॉर यू, वेरी गुड। दूसरा जो है सर ये वियुक्तांडपी है और पहला जो है ये युक्तांडपी है। अरे बिल्कुल सही बोले हो रे। फर्स्ट जो है ये है युक्तांडपी और सेकंड जो है ये है वियुक्तांडपी। अब जिनके दिमाग की घंटी नहीं चल रही, नहीं बज रही, जरा ध्यान से सुनना। युक्तांडपी एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, दोनों में अंतर देखो क्या दिख रहा है। मैं आपको एक लाइन में सीधा सीधा बोलूंगा, एक ही बार में पकड़ने की कोशिश करना। युक्तांडपी ये भी है, युक्तांडपी ये भी है। इससे क्या पता लग रहा है कि वर्तिकाग्र और वर्तिका का फ्यूज होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, क्या मस्ट है? सर अंडाशय का फ्यूज होना जरूरी है, अंडाशय का संलयन करना जरूरी है। चाहे वर्तिकाग्र और वर्तिका जुड़े या ना जुड़े, कोई फर्क नहीं। अब जरा देखिए, यहां पर वर्तिकाग्र वर्तिका जुड़ गई, यहां जुड़ गई, लेकिन यहां तो नहीं जुड़ी, लेकिन दोनों में अंडाशय तो जुड़ गए ना। यस, अंडाशय का जुड़ना जरूरी था किसमें? युक्तांडपी, क्योंकि मेन चीज कौन है एक स्त्री केसर में? अंडाशय है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर देखो, वियुक्तांडपी ये भी था, वियुक्तांडपी ये भी है। सर यहां पर वर्तिकाग्र वर्तिका
अलग हैं, एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। सर लेकिन यहां पर तो जुड़ गई, और वर्तिकाग्र वर्तिका यहां पर तो जुड़ गई, यहां पर तो नहीं जुड़ी। आपने बोला था व्युक्तांडपी का मतलब जो अलग अलग होंगे। क्या अलग अलग होएगा? क्या यहां पर वर्तिकाग्र वर्तिका अलग अलग होंगी? नहीं, मेन क्या था? अंडाशय का अलग अलग होना। मेन क्या है? मस्ट कंडीशन क्या है? जरूरी कंडीशन क्या है? कि अंडाशय यहां पर अलग अलग होएगा, तब हम वो परिस्थिति बोलेंगे क्या? व्युक्तांडपी। चाहे वर्तिकाग्र वर्तिका अलग हो, चाहे फ्यूज्ड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या थी? अंडाशय। तो आज के बाद याद रखना, ये युक्तांडपी और व्युक्तांडपी का जो ये कंसेप्ट था ना, ये वाला, इसमें मेन चीज क्या थी? अंडाशय का फ्यूज होना या ना होना। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बहुअंडपी है, जिसमें से एक युक्तांडपी। अब देख लो ना, युक्तांडपी में कौन फ्यूज हो रहा है? सर अंडाशय। समझ में आया? तो ये था बेटा जी कंसेप्ट सीधा सीधा किस चीज का? युक्तांडपी और व्युक्तांडपी का। कृपया करके याद रखना। अब आप पूछेंगे सर उदाहरण, तो मेरे ख्याल से प्रभु जरा सोच समझकर मुझे बताएं। ये वाली परिस्थिति बेटा जी याद रखना, आपकी एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन में नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी की ये जो इमेज है ना, ये वाली, इस इमेज के नीचे देखिएगा कुछ लिखा होगा। आपके पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी अगर है तो उसको एक बार देखिएगा। यहां पर ना उदाहरण दे रखे हैं किसके बेटा जी? युक्तांडपी और व्युक्तांडपी का। इसका उदाहरण दे रखा है पेपावर। पेपावर कौन होता है? पॉपी, अफीम जिससे मिलती है। ठीक है, और एक और उदाहरण लिख लीजिएगा, गुड़ल। ये नहीं दे रखा है, याद रखिएगा। ये दो उदाहरण याद रखिएगा, पेपावर और गुड़हल। ये किसके उदाहरण हैं? युक्तांडपी के। ठीक है, और व्युक्तांडपी का केवल एक उदाहरण दे रखा है, माइचेलिया। ठीक है, एक और याद रख सकते हैं, एक और याद रख लेना, रेननक्यूलस। ठीक है, और भी होते हैं, ओलिएंडर भी इसका उदाहरण होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, दो उदाहरण इसके, दो उदाहरण इसके, जिसमें से ये उदाहरण आपने भूलने नहीं है, क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकता है। भूल मत जाइएगा। पेपावर में कैसा होता है? युक्तांडपी, और माइचेलिया में कैसा होता है? व्युक्तांडपी। क्यों? क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, दे रखा है, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलें आगे बेटा जी। तो हमने बात करी यहां पर कि स्त्री केसर जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? सर जायांग बनाते हैं। अब जायांग या तो एक स्त्री केसर से बना हो सकता है, एक स्त्री केसर से बना हो सकता है, यानी एक अंडप से बना हो सकता है, या बहुत सारे से बना हो सकता है। अब बहुत सारे से बना हो सकता है, या तो सारे के सारे अंडप अलग रहेंगे, यानी युक्तांडपी। मेन चीज क्या है अलग रहने की? उनके अंडाशय अलग रहेंगे। चाहे वर्तिकाग्र वर्तिका अलग हो या ना हो, अंडाशय का अलग रहना जरूरी है, अंडप नहीं, अंडाशय का। ठीक है, और युक्तांडपी जिसमें सारी की सारी चीजें फ्यूज हो जाएंगी। मुख्य रूप से कौन? अंडाशय, चाहे आपके वर्तिकाग्र वर्तिका अलग हो या ना हो। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। गुड़ल, इस उदाहरण को देखिए जरा, किसको? गुड़ल को दे रखा है। गुड़ल में कौन सी परिस्थिति मैंने बोली? युक्तांडपी, है ना, बोली ना। अब जरा सोचिए, अभी अभी मैंने पहला जो उदाहरण दिखाया था, ये जो इमेज जो दिखाई थी, ये किसकी थी? आप सभी ने बोला सर ये इमेज जो थी ये किसकी थी? सर ये थी हमारे गुड़ल की। मैंने कहा हाँ जी। ये लाल रंग की संरचना देख रहे हो, ये वाली, ये क्या है? सोचिए, दिमाग लगाएं। सर ये लाल रंग की जो संरचना है ये क्या है? ये है वर्तिकाग्र, ये भी वर्तिकाग्र, ये भी वर्तिकाग्र, ये भी वर्तिकाग्र है। और ये डंडी क्या है? सर ये वर्तिका है। सर ये भी वर्तिका है, ये भी वर्तिका है, ये भी वर्तिका है। अब खुद सोच लीजिए, गुड़ल में वर्तिकाग्र और वर्तिका तो अलग अलग है। जरा सोचिए, ये फ्यूज हो गए क्या? नहीं। वर्तिका फ्यूज हो गई क्या? जुड़ गई है क्या? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर इनकी सारी वर्तिका जाकर एक कॉमन अंडाशय में खुलेगी, यानी अंडाशय क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। और मैंने आपको बोला था मस्ट कंडीशन क्या है युक्तांडपी की? क्या? कि किसका फ्यूज होना, किसका जुड़ जाना? अंडाशय का जुड़ जाना। ये था। अब मैं ये समझता हूं कि जो सीरियसली पढ़ रहे हैं
है ना, जो यहां पर दोस्ती करने नहीं आए हैं, प्यार बढ़ाने नहीं आए हैं, सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, उनको शायद समझ में आ गया होगा। और बाकी जो है निठल्ले टाइप के, बातें करते रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था बेटा जी सिंपल सा, हमने अभी सिर्फ क्या देखा, स्त्री केसर के भाग देखे। स्त्री केसर जो जायांग बना रहा है, जायांग एक अंडपी भी हो सकता है, ज्यादातर पादपों में कैसा मिलता है, एक अंडपी। और इन उदाहरणों को याद रखना, जिसमें पेपावर याद रखना युक्तांडपी, माइचेलिया याद रखना व्युक्तांडपी। सिनकार्पस बोलते हैं युक्तांडपी को, एपोकार्पस बोलते हैं व्युक्तांडपी को। चलिए सर अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि भैया इसके अंदर क्या मिल रहा था। सर आपने ये तो बता दिया कि यहां पर ये कौन है, सर ये अंडाशय। सर अंडाशय के अंदर क्या मिल रहा है, मैंने बोला अंडाशय के अंदर जो संरचना मिल रही है उसको हमने बोला है बीजांड। क्या बोला है, बीजांड, बीजाणु लिख दिया मैंने, क्या बोला है, बीजांड, ओव्यूल, ठीक है। और इसी ओव्यूल को कृपया करके लिख लीजिएगा गुरु बीजाणु धानी। कृपया करके लिख लीजिएगा गुरु बीजाणु धानी कौन है, कृपया करके लिख लीजिएगा, प्रभु लिख लीजिएगा, ठीक है। कौन है गुरु बीजाणु धानी, बीजांड। गुरु बीजाणु पर्ण कौन था, कौन था गुरु बीजाणु पर्ण, कौन था, स्त्री केसर। कौन था, स्त्री केसर, गुरु बीजाणु पर्ण। बीजांड कौन है, गुरु बीजाणु धानी। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। चलें आगे, आइए सर अब इस बीजांड की, गुरु बीजाणु धानी जिसको हमने बोला है, इसकी संरचना देखते हैं एक बार। कुछ इस तरीके से संरचना हमारी बुक में ऐसी नहीं दी हुई है, लेकिन ऐसी होती है, या कुछ इस तरह की संरचना, ऐसी संरचना, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं, आइएगा ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं गुरु बीजाणु धानी की, यानी बीजांड की। हमने बोला सर ये है वर्तिका, अगर ये है वर्तिका और ये बड़ा सा हमने अंडाशय बना दिया, ठीक है। अब 11वीं कक्षा में कहीं ना कहीं आपने एक चैप्टर पढ़ा था पुष्पीय पादपों की आकारिकी, याद आ रहा है। उस चैप्टर में एक टॉपिक था बीजांडासन। सर एकांडपी का एग्जाम्पल, ज्यादातर पादपों में एकांडपी होता है। रोज बेटा याद रख लेना, गुलाब, ठीक है। स्वाति, ठीक है। हाँ जी, फोकस करिएगा इधर, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला 11वीं कक्षा में एक अध्याय पढ़ा था आपने, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो आपको याद होगा, वहां पर एक टॉपिक आया था, क्या आया था, बीजांडासन। याद आ रहा है, बीजांड न्यास, याद आ रहा है। अब ये है क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये है अंडाशय, और हमने बोला इस अंडाशय में क्या मिलने वाला है, बीजांड मिलने वाला है। कहां मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इस अंडाशय की ये भित्ति है, हाँ जी सर भित्ति है। इस भित्ति पर एक संरचना मिल रही है, ध्यान से सुनना। इस भित्ति पर एक संरचना मिल रही है जिसका नाम है बीजांडासन। लाल पट्टी हटा दीजिएगा, क्या नाम है, बीजांडासन। दिख रही है, लाल पट्टी तो नहीं है, ठीक है। क्या नाम है, बीजांडासन, जिसको हम अपरा भी बोल देते हैं कई बार। अब जरा सोचिए किसका आसन है, नाम में क्या रहा है, बीजांड का आसन। जैसे पुष्प का आसन था जिसका नाम क्या था, पुष्पासन, ऐसे बीजांड का आसन जिसका नाम है अपरा, प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके ऊपर टिका होगा, कौन टिका होगा, ये लो जी, इसके ऊपर ये टिका हुआ है। सर ये टिका हुआ है, कौन, सर ये बीजांड टिका हुआ है। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, क्या, अंडाशय से बीजांड को जोड़ने वाली संरचना, जरा जल्दी से मुझे बताएं। अपरा जो है वो किसको किससे जोड़ रही है, अपरा। सर बीजांड को अंडाशय से, बोल सकता हूं, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाली जो संरचना है उसका नाम क्या है, सर ये अपरा। मैंने कहा ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, बीजांड की। आइएगा, अब इस बीजांड की संरचना को गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये वाला भाग, ये जो मैं पीला पीला कर रहा हूं पूरा का पूरा,
ये कहलाता है बीजांड का शरीर। ये पूरा भाग क्या कहला रहा है? बीजांड का शरीर कहला रहा है। ठीक है, इसका पूरा का पूरा ये शरीर है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस बीजांड के शरीर को आपने अपरा से जोड़ रखा है। किसके द्वारा? सर, एक डंडी के द्वारा। एक डंडी के द्वारा। सर, ये वो डंडी है, ये वो डंडी है, ये वो व्रंत है जो बीजांड के शरीर को अपरा से जोड़ रही है। अब इस डंडी का नाम क्या है? हमने सीधे तरीके से बोला सर इस डंडी का नाम है बीजांड व्रंत। नाम में ही आ रहा है क्या? बीजांड व्रंत। व्रंत का मतलब ही क्या होता है? डंडी। सिंपल, सिंपल सा था। चले आगे, इंग्लिश में भी बता दूंगा क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए जी। तो ये है बीजांड व्रंत और ये था बीजांड आसन। अब बात कर रहे हैं बीजांड के शरीर की। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं बीजांड व्रंत किसको जोड़ रहा है? सर, बीजांड व्रंत जो है वो जोड़ रहा है किसको? बीजांड के शरीर को। किससे? बीजांड के शरीर को अपरा से। ठीक है, सिंपल सा था। एक और चीज अब ध्यान से सुनना, ये पर्टिकुलरली ये वाली जगह ध्यान से देखिएगा बेटा जी। यहां पर इस जगह को देखिएगा। ये वाली जगह, ये वाला क्षेत्र, ये जो काला काला सा किया है। ठीक है, अब ये क्या था सर? बीजांड का शरीर था, ये बीजांड की डंडी थी। अब ये दोनों जहां आपस में जुड़ रहे हैं, क्या बोला? ये बीजांड का शरीर पीला पीला, ये लाल वाला बीजांड की डंडी, जहां ये दोनों आपस में संपर्क में हैं, उस जगह को हमने बोला है क्या? नाभिका। क्या नाम दिया है? नाभिका। हां जी, क्या नाम दिया है? नाभिका। ठीक है, अंग्रेजी में अभी बता दूंगा। इसको हाइलम बोलते हैं, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, है ना। और अंडाशय ओवरी होता है, इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये सभी अभी लिख दूंगा, अंग्रेजी में भी लिख दूंगा। पहले एक बार हिंदी में सुन लो। तो ये वाली जो जगह जो थी, कौन सी? नाभिका। तीसरा बिंदु, नाभिका। ये कहां पर है? जहां पर बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत आपस में संपर्क में है। बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत जहां एक दूसरे के संपर्क में है, उस जगह को हमने क्या नाम दिया है? याद रखना, नाभिका। तो ये सिंबल किस चीज को बता रहा है? जहां बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत एक दूसरे के संपर्क में, वो क्या कहला रहा है? नाभिका। ठीक है, बीजांड का जो शरीर जो था ये अपरा से जुड़ा हुआ था। बीजांड का शरीर किससे जुड़ा हुआ है? बीजांड का शरीर अपरा से जुड़ा हुआ है। किससे? एक डंडी से, उसका नाम बीजांड व्रंत था। अपरा जो है वो बीजांड को अंडाशय से जोड़ रही है। ये अपरा इस पूरे बीजांड को अंडाशय से जोड़ रही है। अब ये तीन बिंदु अगर समझ में आ गए हैं तो याद रखना। एक बार वापस से बोलूं, फिर से सुनना, एक बार वापस से सुनना, ध्यान से सुनना। ये अंडाशय, इसके अंदर है बीजांड, ये पूरा बीजांड। ठीक है, ये बीजांड अंडाशय से जुड़ा हुआ था एक संरचना के द्वारा जिसका नाम है अपरा। यानी अपरा किसको जोड़ रही है? बीजांड को अंडाशय के शरीर से। पहला बिंदु। ठीक है, अब ये था बीजांड। इस बीजांड में ये पीला वाला जो भाग जो है, ये क्या कहला रहा है? बीजांड का शरीर। बीजांड काय मत बोल दीजिए, बीजांड का शरीर बोल रहे हैं हम इसको। मुख्य भाग है बीजांड का। ठीक है, पीला वाला भाग बीजांड का शरीर है।
ये बीजांड का शरीर और अपरा, जरा सोचिए, पीला वाला भाग और ये काला वाला भाग, ये पीला और ये काला किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? इस लाल डंडी से जुड़ रहे हैं। इस लाल डंडी का नाम है बीजांड व्रंत, यानी बीजांड व्रंत किसको जोड़ रहा है? बीजांड के शरीर को अपरा से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सर ये डंडी, जिसका नाम था बीजांड व्रंत। ठीक है, अब तीसरा, बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत यानी पीला वाला भाग और लाल वाला भाग जहां एक दूसरे के संपर्क में है, वो क्षेत्र क्या कहला रहा है? नाभिका। वो क्षेत्र, ये काला वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या कहला रहा है? नाभिका। जहां बीजांड का शरीर और लाल वाला भाग कौन? बीजांड व्रंत एक दूसरे के संपर्क में, वो क्या कहला रहा है? नाभिका। ये हैं 3 बिंदु। चलें आगे। सर रेड लाइन हटा दीजिए। हटी हुई है बेटा। सर रेड लाइन हटा दीजिए, हटी हुई है। हाँ जी रविंद्र, हटी हुई है बेटा। आ रही है क्या अभी भी? हाँ जी, चलें आगे। सर पेरिस्पर्म क्या होता है? अभी पहले तूने रोहित बाबू पहले सुनो तो सही, आगे आएगा, पेरिस्पर्म भी आएगा। चलो जी, अब मेन चीज क्या है? सर ये बीजांड का शरीर है, ये पीला वाला भाग। ठीक है, अब ये जो बीजांड का शरीर जो है, क्या इसमें आपको 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं? जरा सोचिए, एक तो ये वाला पूरा और एक इसके नीचे ये वाला। 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं। यस सर, 2 आवरण हैं। एक तो ये वाला पूरा का पूरा और एक इसके नीचे वाला, 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं। इनको हम बोलते हैं क्या? अध्यावरण। अध्यावरण। ठीक है, अब इस अध्यावरण के अंदर क्या मिलता है? सर इस अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का समूह मिल रहा है। कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, यानी ऊतक मिल रहा है। ठीक है, और ये जो ऊतक जो है, जो इसके अंदर मिल रहा है, इस अध्यावरण के अंदर मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड काय। तो सिंपल सी बात बोली, बीजांड का जो शरीर जो था, ये 2 आवरण से ढका पड़ा है, जिनका नाम है अध्यावरण, और इन अध्यावरण के अंदर क्या मिल रहा है? ऊतक मिल रहा है, जिसका नाम है बीजांड काय। सिंपल। अब जरा देखिए, ये अध्यावरण एक जगह ऐसी आपको दिखाई दे रही होगी जहां एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। ये अध्यावरण एक ऐसी जगह आपको दिखाई दे रही होगी जहां एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। जरा सोचिए, ये वाली जगह, ये क्षेत्र, यहां पर ये दोनों अध्यावरण एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, एक छेद सा बन रहा था। इस छेद को हमने बोला बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, इस जगह को, ये जो क्षेत्र है, इसको हमने बोला बीजांड द्वार। ठीक है सर, और इस बीजांड द्वार के विपरीत, इसके विपरीत यानी इसके बिल्कुल सामने ये जो क्षेत्र होएगा, ये वाला जगह, ये पूरा क्षेत्र जो होएगा, ये जगह, ये है बीजांड द्वार, और इसके विपरीत जो जगह है, ये क्या कहलाती है? निभाग। तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें? निभाग और नाभिका में। अब लगे हाथ में आपको एक और चीज बताता हूं। हमारी 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में मिस्टेक दे रखी है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। हमारी 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में पुष्पीय पादपों की आकारिकी में एक मिस्टेक दे रखी है। क्या मिस्टेक दे रखी है? कि ये जो बीजांड, ये जो निभाग जो था, ये वाला क्षेत्र, इसको कर रखा है नाभिका, और ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कर रखा है निभाग। तो प्रभु 11वीं कक्षा की जो चैप्टर जो है पुष्पीय पादपों की आकारिकी, उसको ध्यान से पढ़िएगा एनसीईआरटी में, उसमें एक मिस्टेक कर रखी है, वहां पर याद रखना। ये जो बीजांड द्वार था, इसके विपरीत जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? निभाग। और जो बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो शरीर भाग क्या कहलाता है? नाभिका। ये थी चीज। अगर आपको समझ में आई है तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आई तो इसको वापस से दोहरा लेना भाई। हाँ जी, चलें आगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताएं फ्यूचर डॉक्टर क्या हुआ? चलें आगे, क्लियर है? अब ये हमारी पूरी बीजांड की संरचना है। अब आप बोलेंगे सर इनको अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में मैं आपको बता देता हूं, इनको सभी को अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं। पहले तो ये 3 बिंदु
याद रखिएगा कौन किसको जोड़ रहा था। ठीक है, अब इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी फटाफट बता देते हैं। अपरा प्लेसेंटा, ठीक है। बीजांड, इधर से देखते हैं, बीजांड व्रंत फ्यूनिकल, ठीक है। नाभिका हाइलम, निभाग कैलेजा, जिसको कई बच्चे चलाजा भी करते हैं, एक्चुअली ये कैलाजा है, कैलाजा, ठीक है। नेक्स्ट, अध्यावरण इंटीग्यूमेंट्स, अरे अंडाशय कर दिया। अध्यावरण कौन है? इंटीग्यूमेंट्स। अध्यावरण जो था इसको हमने बोला इंटीग्यूमेंट, ठीक है। बीजांड काय को हम बोलते हैं न्यूसिलस, जगह नहीं है यहां पर, चलो न्यूसिलस, न्यूक्लियस मत कर दीजिएगा, क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। बीजांड द्वार को बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। हां जी, अंडाशय को तो ओवरी बोलते ही हैं। और कुछ बच गया? सब हो गया? हां जी, सब हो गया है, सारा लिख दिया है, ठीक है। चलो जी, ये थी सारी चीजें। अब फालतू के प्रश्न अभी ना पूछें। सर अधिजायांगता क्या है, सर अधोजायांगता क्या है, सर एरिल क्या है? बेटा जी एक ही दिन में सारी चीजें सीख लोगे क्या? आएगा ना तसल्ली से। एरिल जो होता है वो तीसरा अध्यावरण होता है जो लीची में मिलता है। अधिजायांगता, अधोजायांगता, परिजायांगता, ये कहीं ना कहीं जो पुष्प पत्र होते हैं, कौन कौन से? पुंकेसर, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। जायांग के अनुसार जब ये लगे होते हैं, ठीक है, तो वो तीन प्रकार से लगे होते हैं। या तो जायांग के नीचे से निकल रहे हैं अधोजायांगता, या जायांग के बराबर से निकलते हैं परिजायांगता, या ऊपर से निकलते हैं अधिजायांगता। एकांडपी का एग्जाम्पल कितनी बार तो बता दिया स्वाति, ज्यादातर पादपों में होता है। अभी अभी गुलाब बोला है। सर प्लेसेंटा क्या है? बाबू ये वो जगह है जहां पर ये बीजांड जुड़ा हुआ है, उसको हमने प्लेसेंटा बोला है। लो, सारा तो बता रहा हूं। सर एरिल लीची में पाया जाता है? यस, बिल्कुल लीची में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है लीची में ये जो दो अध्यावरण होते हैं, इसके अलावा एक तीसरा अध्यावरण होता है, वो माना जाता है एरिल। और क्या बता तो दिया सारा। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, उसके बाद एक और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सर ये तो 11th में पढ़ाया था। अरे वाह, क्या बात है। सर फ्यूनिकल बता तो दिया, बीजांड व्रंत फ्यूनिकल है। फ्यूचर डॉक्टर ले लिया। चलें आगे। अब एक काम करिए, आज का होमवर्क दे रहा हूं, एक तरीके से होमवर्क है। सर एरिल खाने योग्य होता है? बेटा जो तुम खाते हो ना, लीची का भाग जो जूसी होता है, जिसमें जूस होता है, जो खाने योग्य भाग होता है, उसी एरिल बोलते हैं। वो तीसरा अध्यावरण माना गया है, ठीक है। इसका लीजिए, कहां गया? हां जी, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये क्या है? ये आज आपने करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है मैं अभी बताऊंगा। अभी ये जो 2 3 4 5 6 7 8 10 को अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको आपको ये नंबर लिखनी है आज अपनी कॉपी में। ले ली? चलो जी। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो अंदर कौन मिल रहा है? बीजांड काय मिल रहा है। जो क्या मिल रहे थे? सर ये ऊतक मिल रहे हैं, यहां पर कोशिकाएं मिल रही हैं। बीजांड काय क्या था? न्यूसिलस क्या था? सर ऊतक था, कोशिकाएं मिल रही थी। ठीक, डन डनाडन डन। चलें आगे। संरचना पूरी बता दी है। अब जी आगे चलते, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बीजांड जो था, ठीक है, इस बीजांड के अंदर यहां पर कोशिकाएं मिल रही थी। यस सर, कोशिकाएं मिल रही थी। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम दिया? सर बीजांडकाय, ऊतक या बीजांडकाय नाम दिया। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पर एक कोशिका है जो थोड़ी सी बड़ी है आकृति में,
थोड़ी सी बड़ी है आकृति में, जिसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम है भैया? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कहां पर मिल रही है? यहां पर मिल रही है। कहां पर? इस ऊतक के अंदर मिल रही थी। कौन सा ऊतक था सर? ये था बीजांडकाय। बीजांडकाय ऊतक के अंदर कोशिका मिल रही है जिसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है सर? द्विगुणित है। मैंने कहा ठीक है जी। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में हुआ न्यूनकारी विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब होएगा तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेंगी सर? 4। 1 2 3 4। अब ये जब 4 बनेंगी, 1 2 3 4, ये 4 कोशिका बनेंगी। कैसी होंगी सर? ये अगुणित होंगी। और ये चारों कोशिका क्या कहला रही हैं सर? गुरु बीजाणु कहला रही हैं। क्या कहला रही हैं? गुरु बीजाणु कहला रही हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या बनी है? 4 गुरु बीजाणु बनी है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। सिंपल। जैसे याद करिए वहां पर आपने क्या पढ़ा था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी जिसको हमने पराग मात्र कोशिका बोला था, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जिससे 4 लघु बीजाणु बने थे, लेकिन वो एक दूसरे से चिपके हुए थे। क्यों? क्योंकि बाहर थी कौन सी भित्ति? एक कैलोज भित्ति थी। यहां पर कोई कैलोज वेलोज कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मिल रही थी। उसी एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 क्या बनी थी? गुरु बीजाणु बनी है। यह प्रक्रिया क्या कहला रही है? गुरु बीजाणु जनन। सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, फोकस करिएगा यहां पर, बातें मत करिए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु बनी हैं, इनमें से ये 3 किधर की साइड की हैं? जरा देख कर मुझे बताएं, ये 3 किधर की साइड की हैं? क्या ये बीजांड द्वार की तरफ वाली हैं कि निभाग के तरफ वाली हैं? ये 3 किधर की तरफ वाली हैं सर? ये तो बीजांड द्वार की तरफ वाली हैं। ये 3 पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं या नष्ट हो जाती हैं। क्या बोला? ये 3 जो होती हैं ये परिपक्व नहीं हो पाती हैं, ये नष्ट हो जाती है, केवल एक रह जाती है। ये 3 परिपक्व नहीं हो पाती हैं, क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। या मैं बोलूंगा नष्ट भी नहीं हो रही हैं, ये परिपक्व नहीं हो पाती हैं, केवल एक परिपक्व होती है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्यों? किस लिए ये 3 परिपक्व क्यों नहीं हो पा रही है? एक ही क्यों हो पा रही है? क्योंकि इनका मुख्य कार्य था इस एक को प्रोटेक्शन देना, इस एक की सुरक्षा करना। क्यों? क्योंकि ये द्वार है। ये क्या है? द्वार है, ये छेद है। इस छेद से कुछ भी आ सकता है जो इसको नष्ट कर सकता था। जरा सोचिए, इसको नष्ट कर सकता है, इसको नष्ट कर सकता है। तो इन तीनों का कार्य क्या था? परिपक्व ना होकर जो ये वाली बिल्कुल लास्ट वाली है, जो किधर की तरफ है? निभाग की तरफ है, इनको सुरक्षा देना। तो केवल एक ही परिपक्व होती है, एक ही बड़ी होती है। और जब ये बड़ी हो जाती है, जिसके अंदर एक केंद्रक है, अब हम इसको बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या नाम देते हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, वो सिर्फ इतनी सी कि हमने सीधा सीधा देखा कि भैया ये बीजांड, इस बीजांड के अंदर ये अध्यावरण, इस अध्यावरण के अंदर, वापस से सुना रहा हूं, वापस से ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज करा रहा हूं। ये बीजांड जिसके अंदर ये अध्यावरण, अध्यावरण के अंदर कौन था? एक ऊतक था, कोशिकाओं का समूह था। क्या कहला रहा था? न्यूसिलस यानी बीजांडकाय। हमने बोला इस न्यूसिलस में एक कोशिका जिसका आकार क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, जिसका नाम था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जिसका नाम क्या था? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका था। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। यहां पर इस ऊतक के अंदर मिल रही थी, जिसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 कोशिकाएं बनी हैं अगुणित। और ये 4 कोशिका क्या कहला रही है? गुरु बीजाणु कहला रही है। ये बनने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? गुरु बीजाणु जनन कहला रही है, जिसमें से ये 3 कोशिका किधर की साइड वाली? बीजांड द्वार की तरफ वाली। क्योंकि ये एक द्वार है, कुछ आ सकता है, नष्ट कर सकता है।
है ना। तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना, अब चारों की चारों तो प्रोटेक्ट हो नहीं पाएंगी, तो ये तीन इस लास्ट वाली को क्या करती है, सुरक्षा देती है, इसलिए परिपक्व नहीं हो पाती है, केवल लास्ट वाली परिपक्व हो जाती है, विकसित हो जाती है। और जब ये विकसित होएगी तो आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में जब बड़ी हो जाएगी तो हमने इसको नाम दिया है क्रियाशील गुरु बीजाणु, फंक्शनल मेगास्पोर। गुरु बीजाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं मेगास्पोर, और इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये थी कहानी। चलें आगे। अब एक बच्चा बोल रहा है सर एग एपरेटस क्या है? भैया बिल्कुल भी तसल्ली नहीं है तुम्हारी, पता नहीं गाड़ी रोज ही भाग जाती है, तसल्ली रख ले, सब आएगा। चलिए जी, क्या हो गई सर? ये तीन तो हो गई है नष्ट और एक हो गई है बड़ी। चलो जी इसको देख लेते हैं। यहां पर तीन हो गई है नष्ट और एक हो गई है बड़ी। ये हो गई है बड़ी जिसमें एक केंद्रक था। अब आए हो तो ध्यान से थोड़ा तसल्ली से सुन लो ना भाई, काहे बातें कर रहे हो। यही तो बोला, चार थी, चार गुरु बीजाणु बनी, चार मेगास्पोर बनी, जिसमें से तीन जो है वो नष्ट हो गई हैं, एक रह गई है। अब एक जो है उसका नाम है क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये है क्रियाशील गुरु बीजाणु, बस क्रियाशील गुरु बीजाणु। चलो जी सर, अब इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में क्या होएगा? अब ध्यान से सुनना। अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु में वापस से क्या होएगा? डेवलपमेंट होएगा, विकास होएगा। अब कैसा विकास होएगा? ध्यान से सुनिएगा। अब जानते हैं कोशिका विभाजन जब करती है तो उसमें सबसे पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का होता है कि नहीं होता? इतना तो पता है ना। केंद्रक के विभाजन के बाद किसका विभाजन होता है? याद रखना, कोशिका द्रव्य का। सर एमएमसी शॉर्ट में लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, ठीक है। राजकुमार कुछ और भी चीज है आपके पास बेटा, फोकस कर ले बेटा पढ़ाई पर, क्यों बिना फालतू में सुनने का काम कर रहा है। ये कौन थी? क्रियाशील गुरु बीजाणु है जिसमें एक केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है, ठीक है। अब क्या होएगा? ध्यान से सुनने। ये केंद्रक करेगा विभाजन और बनाएगा दो केंद्रक। एक केंद्रक से कितने बन गए सर? दो। और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं दोनों कहां पर बनेंगे? ध्रुव पे। क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने इतना सा आइडिया होगा, जिनको पता होगा कि कोशिका विभाजन जब होता है, क्या कोशिका विभाजन, ये एक कोशिका है जिसके अंदर ये केंद्रक है। कोशिका विभाजन जब होता है तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, दो केंद्रक बनते हैं, ध्रुवों पर बनते हैं, फिर उसके बाद जो कोशिका द्रव्य है इसका विभाजन होता है। अब ये जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक कोशिका से दो कोशिका बनानी है तो पहले क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो पहले हमने केंद्रक का विभाजन कराया, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर मैं ये साइटोकाइनेसिस ना कराऊं, सोचिए मैं साइटोकाइनेसिस ना कराऊं, मैंने केवल कैरियोकाइनेसिस कराया। अब साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा तो वापस से क्या होएगा? वापस से क्या होएगा? ये केंद्रक फिर से विभाजन करेंगे। दो से कितने हो जाएंगे सर? चार हो जाएंगे। चार से कितने हो जाएंगे सर? आठ हो जाएंगे। यानी लगातार क्या होता जाएगा? कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है, केंद्रक का विभाजन होता जा रहा है। क्या नहीं हो रहा? साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। बस यही चीज यहां पर समझनी है। क्या एक केंद्रक था, कैसा था? अगुणित था। केंद्रक ने विभाजन किया, दो केंद्रक बना दिए। अब हिसाब से क्या होना चाहिए था सर? कोशिका द्रव्य का विभाजन होना चाहिए था, नहीं हुआ। लो जी, नहीं हुआ। हाँ जी सर, ये सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है बेटा, सारे बोर्ड में यही चीज है, सेम ही चीज है, कोई अलग तो है नहीं। हाँ जी, अब क्या होएगा सर? ये तो आपने दो केंद्रक बना दिया, अब कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा तो वापस से केंद्रक विभाजन होएगा। यस, अब ये दोनों वापस से विभाजन करेंगे केंद्रक। सर दो से कितने हो जाएंगे? मैंने कहा चार। सर चार से कितने हो जाएंगे? मैंने कहा आठ। लो जी, कितने केंद्रक हो गए सर? आठ केंद्रक हो गए। किसमें? इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में क्या हो गए सर? आठ केंद्रक हो गए। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या होगा? इसको मैं बाहर बनाता हूं सर। अब क्या होगा? अब देखिएगा, ये जो आठ केंद्रक थे, इन आठ में से दो केंद्रक एक इधर से एक इधर से बीच में आ जाएंगे।
लो जी, 2 केंद्रक बीच में आ गए हैं, 3 केंद्रक यहीं रह गए, 3 केंद्रक यहीं रह गए। ठीक है, ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है सर? क्रियाशील गुरु बीजाणु के अंदर हो रहा है। ये सारा काम किसके अंदर हुआ? क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु था जिसमें 1 केंद्रक था, 1 केंद्रक से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, जिसमें से 2 बीच में आ गए हैं, 3 इस ध्रुव पर, 3 इस ध्रुव पर रह गए हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? देखिए, ये सारा काम किसमें हो रहा है बेटा? क्रियाशील गुरु बीजाणु में हो रहा है। ये जो कोशिका है, इसका नाम क्या था? क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसके अंदर 8 केंद्रक है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ये 8 केंद्रक बन जाएंगे, अब इसके बाद होगा कोशिका भित्ति का निर्माण। किसका निर्माण होगा सर? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। अब इधर देखिएगा, एक बड़ी सी कोशिका भित्ति बन जाएगी, ये इसके साइड में इस तरीके से। अब जरा सोचिए, जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो अब ये क्या कहलाएंगे सर? ये कोशिकाएं कहलाएंगी। इनके ऊपर भी निर्माण हो जाएगा सर, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका। मैंने कहा ठीक है। और क्या होगा सर? ये जो 2 केंद्रक थे ना बीच में, इनके ऊपर भी क्या होएगा? निर्माण होएगा। किसका? कोशिका का, कोशिका भित्ति का। ठीक है, अब फाइनली जरा सोच समझकर मुझे बताएंगे, टोटल कोशिका कितनी दिखाई दे रही है आपको? टोटल कोशिका कितनी दिखाई दे रही है? सोचिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा जो जो चीज मैं बोलने वाला हूं। सर, ये है 3 कोशिका, ये है 3 कोशिका। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रत्यासंत या प्रतिमुखी कोशिका। कोशिकाएं हैं ये 3। ये जो 3 जो थी इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये जो 3 है लाल रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें से एक बड़ी है, ये है मादा युग्मक, जिसको हम बोलते हैं अंड। कौन है? मादा युग्मक, जिसको हमने बोला है अंड। इसके साइड में ये जो 2 छोटी छोटी हैं, इसके साइड में, अंड के साइड में जो 2 छोटी छोटी हैं, इनको हमने बोला है सहायक, सहायक कोशिका। और ये तीनों मिलकर, ये जो 3 लाल रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो 3 लाल रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये 3 जो लाल रंग की है, प्रभु भूलना नहीं है आपने, एक ये और एक बड़ी सी। ठीक है, ये जो 3 कोशिकाएं हैं, जिसमें एक बड़ी सी कोशिका है जिसका नाम है अंड कोशिका, जो मादा युग्मक है, 2 उसके साइड में 2 सहायक कोशिका, ये 3 कोशिकाएं मिलाकर इनको बोला जाता है अंड संपुट। अभी मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, क्या बोलते हैं? अंड संपुट बोलते हैं, एग अपैरेटस बोलते हैं। तो वो बालक जिसको बहुत जल्दी थी, अब समझ में आ गया, एग अपैरेटस, अंड संपुट क्या है? 3 कोशिकाएं हैं, जिसमें एक बड़ी कोशिका है, 2 छोटी कोशिकाएं। अच्छा, ये कोशिकाएं किधर की तरफ है? जरा सोचिए, यहां पर है, ये इधर की तरफ है। ये मैंने जो बाहर निकाली थी, ये वाली निकाली थी ना, क्रियाशील गुरु बीजाणु बाहर निकाली थी। ये 3 कोशिकाएं किधर की तरफ है? जरा सोचिए, इधर की तरफ है। ये कौन सा द्वार है? बीजांड द्वार की तरफ है। याद रखना, अंड संपुट किधर की तरफ है? बीजांड द्वार की तरफ होता है। ये 3 कोशिका, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासंत, ये कोशिका किधर की तरफ होती है सर? ये निभाग की तरफ होती है, निभाग की ओर होती है। ठीक है, अब जरा सोचिए, बीच में 2 कौन थे? हाँ बेटा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है, बाद में हुआ है बेटा, खुशहाल याद रखना। ये जब 8 केंद्रक बन गए ना, उसके बाद में क्या हुआ? कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, मेरे मुंह से ये शब्द निकलना रह गया होगा कि जब 8 केंद्रक बन गए ना, उसके बाद में क्या हुआ है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, तभी तो कोशिका भित्ति बनी होगी। ठीक है, चलिए जी, अब ये जो बड़ी सी कोशिका है नीले रंग की, जो आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ये 2
ये दो केंद्रक हैं। इस बड़ी सी कोशिका को हम बोलते हैं केंद्रक कोशिका, केंद्रीय कोशिका, केंद्रक नहीं, क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। और इस केंद्रीय कोशिका के अंदर दो जो केंद्रक मिल रहे हैं इनको बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोला जाता है, ध्रुवीय केंद्रक। अब आप मुझे आंसर देंगे, ये पूरी संरचना सोच समझकर आंसर देना, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं इस पूरी संरचना को देखो और सोच समझकर मुझे बताओ, इस पूरी संरचना में कितनी कोशिकाएं हैं, कितने केंद्रक हैं, जल्दी से आंसर बताएं फटाफट। बता दिया खुशहाल, मैंने बता दिया बेटा, जल्दी से बताएं। प्रिया जायसवाल, क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? सर 6 कोशिकाएं हैं, ठीक है, और कोई? कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक हैं? यस, वेरी गुड प्रिया, फोकस पढ़ाई पर करोगी तभी तो समझ में आएगा, बातें करोगी तो कहां समझ में आएगा। हाँ जी, कितनी कोशिकाएं? सर 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक हैं। कैलकुलेट करिए, एक ये, एक ये, एक ये, 3 तो कोशिका, ये एक, ये एक बड़ी सी, एक ये, 3 कोशिका, ये 3 कोशिका और ये, और एक बड़ी सी कोशिका, कौन, केंद्रीय कोशिका। टोटल कितनी? सर 7 तो हैं कोशिका, और केंद्रक कितने दिखाई दे रहे? एक कोशिका में, इसमें एक केंद्रक, इसमें एक केंद्रक, इसमें एक केंद्रक, इधर 3 वाली जो अंड संपुट है उसमें भी एक एक केंद्रक, लेकिन जो बड़ी सी कोशिका है, केंद्रीय कोशिका, उसमें 2 केंद्रक है। टोटल कितने केंद्रक? सर 8 केंद्रक। आठ केंद्रक, ठीक है। अब ये जो संरचना है, ध्यान से सुनना, ये 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, ये जो पूरी संरचना है ये किसमें मिल रही थी? सोचो, ये सारा काम जो हमने देखा अभी, ये कहां पर हुआ है? दिमाग लगाएं जरा जल्दी से, ये सारा काम आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, कहां पर हुआ है ये सारा काम? जरा फटाफट मुझे बताएं, किसमें हुआ है? सर बीजांड में हुआ है। बुद्धू फिर से सोच, बीजांड ये पूरा था, इस बीजांड में कहां, किसके अंदर हुआ था? ये जो संरचना मैंने बाहर निकाली थी, ये क्या थी? क्या थी? जल्दी से सोचिए, ये क्या थी? वेरी गुड, क्या नाम है इस बच्चे का? माही खुशवा। वेरी गुड माही, बहुत ही अच्छे। वर्तिका, वेरी गुड। सर ये हुआ था इसमें, ये जो बाहर निकाला था ये क्या था? सोचिए, पढ़ते पढ़ते हम यही भूल जाते हैं कि बाहर क्या पढ़ रहे थे। इसको मैंने बाहर निकाला था, ये कौन था? सर क्रियाशील गुरु बीजाणु था कि नहीं था? सर ये क्रियाशील गुरु बीजाणु ही तो था। वापस से रिवाइज कर रहा हूं, वापस से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने यहां पर क्या बोला था, जल्दी से सुनिएगा, वापस से पूरी कहानी को एक बार फिर से दोहराऊं, जल्दी जल्दी बोलूंगा, जल्दी से ध्यान से, जल्दी से ग्रेस्प करने की कोशिश करिएगा, जल्दी से पकड़ने की कोशिश करिएगा। ये था पूरा बीजांड, इस बीजांड के अंदर ये अध्यावरण, आवरण, जिसके अंदर ऊतक था जिसका नाम था बीजांड का, जिसमें एक बड़ी सी कोशिका थी जिसका नाम था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन, 4 कोशिकाएं बनी है। इन चारों कोशिकाओं को हमने बोला था गुरु बीजाणु, जिसमें से 3 हो गई हैं नष्ट, केवल 1 रह गई थी। ये जो रह गई थी आकार में बड़ी हो गई थी, इसका नाम था क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसके अंदर 1 केंद्रक मिल रहा था। ठीक है, अब इसी क्रियाशील गुरु बीजाणु को, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु जो यहां पर मैंने यहां पर दिखाया है, यही क्रियाशील गुरु बीजाणु जो यहां पर था, इसको, इसके अंदर ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु था, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु जो था, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु जो था, ये रहा। बस अब ठीक है, यही था ना क्रियाशील गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु अंदर था। ये 3 तो नष्ट हो गई ना भाई, ये 3 तो नष्ट हो गई या परिपक्व नहीं हो पाई, ये रह गई थी। अब ये जो रह गई है, इसका आकार हो गया है बड़ा, इसका आकार क्या हो गया था? बड़ा हो गया था।
अब जब आकार बड़ा हो गया था तो हमने इसको क्या नाम दिया था सर? क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये रहा क्रियाशील गुरु बीजाणु। इसमें एक केंद्रक था, अगुणित था। हमने इसे एक केंद्रक में विभाजन कराया। एक से कितने बनाए सर? 2। 2 से कितने बनाए सर? 4। 4 से कितने बनाए सर? 8 बना दिए। अब जब 8 बना दिए थे तो उनमें से 2 केंद्रक बीच में आ गए थे, 3 यहां रह गए, 3 यहां रह गए थे। फिर हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसके बाद में कोशिका भित्ति बन गई थी इस तरीके से। 3 कोशिका इधर, 3 कोशिका इधर और एक बड़ी सी कोशिका है। 7 कोशिका थी, 8 केंद्रक थी। ये सारा काम किसके अंदर हुआ था प्रभु? ये सारा काम किसके अंदर हो रहा था? इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था ना। यही तो बोला कि ये कौन था सर? ये था क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसके अंदर ये सारा काम हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये है क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसमें ये काम होने के बाद में ये संरचना बनी। क्या मेरे वर्ड को गौर से सुनिएगा? क्या बोला? ये था क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसमें स्टार्टिंग में कितना केंद्रक? 1, बाद में 8 केंद्रक बन गए और 7 कोशिका बन गई हैं। अब ये संरचना क्रियाशील गुरु बीजाणु नहीं कहलाएगा। ये संरचना जिसमें 7 कोशिका 8 केंद्रक है, अब इसको हम सिर्फ नाम बदलेंगे और बोलेंगे क्या? भ्रूण कोश। क्या नाम दिया है? भ्रूण कोश नाम दिया है। अब कृपया करके मुझे जरा जल्दी से मुझे बताएं, ये सेंट्रल सेल सबसे बड़ी सेल होती है। कृपया करके मुझे इतनी सी बात बताएं, क्या मैं बोल सकता हूं क्रियाशील गुरु बीजाणु विकास करके, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु विकास करके 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था में बदला, जिसको हमने बोला है भ्रूण कोश? आप मुझे आंसर देंगे युग्मकोद भिद्ध का मतलब क्या होता था? जरा जल्दी से बताइएगा। नर युग्मकोद भिद्ध कौन था? जरा जल्दी से बताइएगा फटाफट। नर युग्मकोद भिद्ध क्या था सर? परागकण था। युग्मकोद भिद्ध का मतलब क्या था? जिसमें युग्मक होता है। बोला था कि नहीं बोला था? परागकण कौन था? नर युग्मकोद भिद्ध। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थे? 2 नर युग्मक थे ना। यानी युग्मक जिसके अंदर होगा वो है युग्मकोद भिद्ध। आप मुझे बताएं, यहां पर युग्मक कहीं है? सोचो, यहां पर युग्मक कहीं है? यस है। कौन? मादा युग्मक। कौन? अंड कोशिका। किसके अंदर है? इस संरचना के अंदर है। यह संरचना क्या कहला रही है सर? यह संरचना कहला रही है भ्रूण कोश। बताओ, क्या मैं भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद भिद्ध बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? क्या बोलूंगा? मादा युग्मकोद भिद्ध। क्यों? क्योंकि युग्मकोद भिद्ध के अंदर क्या होता है? युग्मक। इस भ्रूण कोश के अंदर, ये भ्रूण कोश के अंदर कहीं युग्मक मिल रहा है। यस। तो ये पूरी संरचना क्या कहला रही है? भ्रूण कोश, जिसके अंदर क्या मिल रहा है? मादा युग्मक मिल रहा है। इसलिए भ्रूण कोश का दूसरा नाम है मादा युग्मकोद भिद्ध, फीमेल गैमेटोफाइट। अब जिनका दिमाग चल रहा है उनको समझ में आया होगा। जो बातें कर रहे हैं फिर यही बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकता। जिनका फोकस ही नहीं है पढ़ाई पर, कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए जी, एक लास्ट बिंदु ध्यान से सुनना। ये जो भ्रूण कोश जो आपको दिखाई दे रहा है, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, ऐसे भ्रूण कोश का एक नाम होता है। ऐसे भ्रूण कोश का एक नाम होता है, कृपया करके याद रख लीजिएगा। ऐसे भ्रूण कोश को हम बोलते हैं पॉलीगोनम भ्रूण कोश। पॉलीगोनम भ्रूण कोश। अभी तो देखिए, अभी इतने में से ही हालत खराब हो गई है। अभी तो आगे देखिए एक वर्ड और सताएगा, तड़पाएगा। भ्रूण कोश है ना, ये भ्रूण कोश है ना। अभी थोड़ी देर में देखिएगा एक और शब्द आएगा, भ्रूणपोष। माथा हिला देगा। सर जी क्या इसमें चतुष्क बनता है? बेटा चतुष्क नहीं बनेगा, क्योंकि 3 जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। अगर रह जाती हैं तो चतुष्क कहलाएगा, लेकिन 4 में से चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाती हैं। यस, पॉलीगोनम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये था
आज का लेक्चर। अब इसी चीज को यहां पर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये बनाना है। इसी चीज को बेटा जी यहां पर इस तरीके से आपकी बुक में दिखा रखा है, क्या, गुरु बीजाणु जनन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है एक बार अपनी बुक में से। ठीक है सर, पॉलीगोनम क्या है बेटा? पॉलीगोनम भ्रूण कोश का नाम है, याद रखना। जिसने भी पूछा पॉलीगोनम क्या है, पॉलीगोनम भ्रूण कोश का नाम है। ज्यादातर पादपों में जो भ्रूण कोश होते हैं वो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होते हैं। ठीक है राजकुमार, याद रखना। चलिए जी, क्विज का टाइम है, आ रहा है बेटा जी पहला प्रश्न आपके सामने। निषेचन के समय एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री मादा युग्मकोद्भिद होता है। अगर ये पहला वाला वर्ड समझ में भी ना आए तो इस पर फोकस करना। मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है? मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश कैसा होता है? 8 कोशिकीय, 7 कोशिकीय, 6 कोशिकीय, 5 कोशिकीय? सिंपल सा आंसर है, जल्दी से बताइएगा। दूसरा प्रश्न, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में क्या मिलता है? 8 केंद्रक 7 कोशिका, 8 केंद्रक 8 कोशिका, 7 केंद्रक 7 कोशिका, 4 केंद्रक 3 कोशिका। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। और बहुत सिंपल सा ये था प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा, अभी अभी पढ़ाया, ताजा ताजा पढ़ाया, ताजा ताजा तो सही किया होगा। हाँ जी, मादा युग्मकोद्भिद कौन? भ्रूण कोश कैसा था? 8 कोशिकीय के 7 कोशिकीय? 7 कोशिकीय था। और ऐसे भ्रूण कोश को हमने क्या बोला था? पॉलीगोनम बोला था। जिसमें कितनी कोशिका मिल रही थी? 7 कोशिका मिल रही थी, 8 केंद्रक मिल रहे थे। इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, सिंपल सा था। 7 कोशिका, 8 केंद्रक, पॉलीगोनम भ्रूणकोश, इतनी सी बात थी। शायद ये दोनों प्रश्न आपके सही हुए होंगे। ठीक है, अब जिनको समझ में नहीं आया, बेटा बादाम खा, दूध पिया कर, पढ़ाई किया कर, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फोकस तो किस पर है सर? चैटिंग करने पर बड़ा मजा आता है। मजे ले बेटा, कुछ समझ नहीं आएगा। लास्ट में जाते हुए वही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमने देख लिया है मादा जनन अंग, स्त्री केसर, पुंकेसर हम देख चुके हैं। अब बात करेंगे किसकी? परागण की, यानी पॉलिनेशन की। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल कितने बजे? 12:30 बजे आइएगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं कृपया करके ऐप पर आकर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आप सिर्फ चैटिंग करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आइएगा ऐप पर, डाउनलोड करिएगा ऐप को और वहां पर पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच।